हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन देखा और हमने दो एग्जांपल्स क्रिएट किए थे। मतलब एक एग्जांपल ही क्रिएट किया था जिसमें ए फंक्शन जो था हमारा ए नाम से फंक्शन क्रिएट किया था वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन था और बी नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया था वो कॉल बैक फंक्शन था। बी फंक्शन को हम ए फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे। तो हमारा वो एग्जाम्पल तो एकदम बेकार था, किसी काम का नहीं था, मतलब बस हमने समझने के लिए कर दिया था, उसका कोई यूज नहीं है। और इस वीडियो में हम दो ऐसे फंक्शंस देखेंगे जो कि प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। उन दोनों फंक्शंस का नाम है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। इसको हम बहुत ही ज्यादा अपने पूरे प्रोग्राम के थ्रू आउट यूज करते हैं। तो चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, मतलब कोड लिखने से पहले, एक बार कंसोल में चलते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, लिख के देखते हैं सेट टाइम आउट कैसा दिखता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेट, जैसे ही सेट लिखूंगा यहाँ पे सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट, इन दोनों का सेशन आने लगा यहाँ पे। यहाँ पर पहले हम सेट टाइम आउट को यूज करेंगे, मतलब सेट टाइम आउट को कंसोल में प्रिंट करवा के देखेंगे कैसा दिखता है। यहाँ पे दो बार अगर एंटर करेंगे तो ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा, एफ का सिंबल रहेगा यानी कि फंक्शन का सिंबल, और फिर सेट टाइम आउट और ब्रैकेट में नेटिव कोड ये लिख के आ रहा है। जब हम कोई फंक्शन खुद से क्रिएट करते हैं अपने कोड के अंदर तो वहां पर एक पूरा कोड दिखाता है, लेकिन यहाँ पर नेटिव कोड दिखा रहा है। तो नेटिव कोड का मतलब ये जो भी जावास्क्रिप्ट का बिहाइंड द सीन कोड है वो होता है यहाँ पे नेटिव कोड। तो ये जो सेट टाइम आउट है ये एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट का नहीं है, मतलब जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये है ब्राउजर का पार्ट। जो जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन है ECMAScript, उसके अंदर सेट टाइम आउट नहीं होता है, ये ब्राउजर हमें अलग से प्रोवाइड करता है। अब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये सब कुछ हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे। दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे वेब एपीआईज। तो वेब एपीआईज जो भी होती हैं, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, प्रोमिसेस भी होते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमने अलर्ट पढ़ा है, तो वो सारी वेब एपीआईज हैं। अलर्ट करके ऐसे लिखते हैं ना, अलर्ट। फिर ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारा ब्राउजर का पार्ट है, ब्राउजर हमें देता है। जावास्क्रिप्ट अलग अलग जगह पे रन होती है, जैसे सर्वर पे रन होती है तो वहां पे अलर्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर अलर्ट ऐसे करके करोगे तो बोलेगा अलर्ट इज नॉट अ फंक्शन या अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ, अलर्ट इज नॉट डिफाइंड शायद ऐसा एरर देगा। तो ये जो सेट टाइम आउट है ये वेब एपीआई का पार्ट है, ये हमारे ब्राउजर ने हमें दिया है, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलो, किसी ने भी दिया हो, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट ही हमारे लिए। चलो इसको हम अपने इस कोड में आ जाते हैं और समझते हैं इसको कैसे यूज करना है। यहाँ पर हम लिखते हैं सेट टाइम आउट और फिर ये एक फंक्शन है तो हमें ये कॉल करना पड़ेगा इसको। अब ऐसे ही कॉल कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, चलो अपने कंसोल में ही कॉल करके देखते हैं। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये देखो एरर कुछ आ रही है, ये लिखा है यहाँ पे फेल टू एग्जीक्यूट सेट टाइम आउट ऑन विंडो, 1 आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड बट ओनली 0 प्रेजेंट। ये पूरा बढ़िया से डिस्क्राइब करके एरर दे रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है लेकिन हमने कुछ भी इसमें पास नहीं किया है। तो इसको कम से कम एक चीज चाहिए, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास करना है हम। तो इसके अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। एक्चुअल में ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है लेकिन उससे ज्यादा है ये कुछ। तो इसमें अगर हम स्ट्रिंग पास करते हैं, जैसे मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूं और मैं कुछ भी ऐसे लिख देता हूं ना, तो भी देखना बहुत ही वियर्ड सा एरर आएगा। ये बोलेगा हाई इज नॉट डिफाइंड। ये देखो मैंने स्ट्रिंग पास किया है, अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है, हमने कोई वेरिएबल तो पास नहीं किया है। तो सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर तुम अगर स्ट्रिंग पास करते हो तो उसको स्ट्रिंग की तरह नहीं ट्रीट करता है, उसको जावास्क्रिप्ट कोड की तरह ट्रीट करता है। तो अगर हम यहाँ पे टाइप करें console.log और यहाँ पर हम console.log में हम क्या करते हैं, कुछ भी प्रिंट करवाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम डाल देते हैं ट्रू, अभी प्रिंट करवा रहे हैं तो ट्रू एक बूलियन वैल्यू है। तो अभी देखना ये पूरा हमारा फंक्शन रन होगा और ये हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन रन होगा और वो इतने कोड को रन करेगा, इसको एज ए जावास्क्रिप्ट कोड समझेगा, उसको स्ट्रिंग नहीं मानेगा, उसको मानेगा एक जावास्क्रिप्ट का कोड है और उस कोड को रन करेगा। तो ये देखो ट्रू हमें यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, ये ट्रू प्रिंट होके दिख रहा है। और यहाँ पर तुम देखोगे तो ये नहीं दिखा रहा है लाइन नंबर 1 से। अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये कहाँ लेके जा रहा है हमें। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये script.js में नहीं लेके गया है, script.js में तो हमने एक लाइन लिखा है और यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा कोड, लेकिन वो हमें दूसरी फाइल में लेके गया है VM527 और यहाँ पर उसने एक अलग सा कोड लिखा है खुद से, उसने खुद से कोड लिखा है console.log true और फिर ये फाइल का कोड रन हो रहा है। तो देखो कुछ इस तरह से काम हो रहा है, हम सेट टाइम आउट कर रहे हैं तो ये जो हमारा ब्राउजर है वो बिहाइंड द सीन्स खुद के लिए एक फाइल क्रिएट कर रहा है
जिसके अंदर ये कोड डाल दे रहा है, ये वाला जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये इसको कोड की तरह ट्रीट कर रहा है और डाल दे रहा है। तो इसीलिए अगर हम हाई लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम ऐसे हाई लिख दें, एक सेकेंड, ये मैंने कितना सारा डिलीट कर दिया, एक सेकेंड। अगर हम हाई लिख देते हैं या ऐसा कुछ भी लिख देते हैं तो ये एरर आ जाती है यहाँ पर हमारे एलिमेंट बोल रहा हूँ, कंसोल टाइप के अंदर, क्योंकि ये हाई को एज अ वेरिएबल अब देख रहा है। ये हमारे पूरे ब्राउजर में देखेगा कि इस हाई नाम से कोई वेरिएबल है कि नहीं। अगर हम वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं तो एरर चली जाएगी। चलो अभी क्रिएट करके दिखाते हैं। कॉन्स्ट HII कितना 3-4 आई है और इसके अंदर हम डाल देते हैं हेलो। अब देखो ये एरर चली जाएगी क्योंकि वो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जा रहा है उसको। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर तो कुछ प्रिंट हो नहीं रहा है। अभी हम अपने इस वेरिएबल को कमेंट कर देते हैं। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे ज़रूरत है नहीं, एकदम से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रखा रहने दो। और यहाँ पर देखो फिर से एरर आ रही है और एरर हमारे script.js फाइल से नहीं आ रही है जो उसने अब इस बार देखो दूसरी फाइल VM605 इस नाम से फाइल क्रिएट की है और यहाँ पर लाइन नंबर 1 पे एरर आ रही है। अब यहाँ पर अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे हाई लिखा है, ये देखो। तो उसने एक ऐसी फाइल क्रिएट की है इस नाम से और उस फाइल के अंदर लिख दिया है हाई, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन है जो कि जिसके अंदर अगर तुम स्ट्रिंग पास करते हो तो उसको जावास्क्रिप्ट कोड में बदल देता है और एक फाइल क्रिएट करता है बिहाइंड द सीन, और इसके अंदर का जो पूरा कोड है जो हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा था वो नॉर्मल कोड, स्ट्रिंग रिमूव करके नॉर्मली जैसा कोड होता है वैसा कर देता है। अब ये हाई लिखने से कोई फायदा तो है नहीं, इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं console log, या कंट्रोल Z करेंगे तो console log अभी आ जाएगा अपने आप। हमने लिखा था पहले, ये आ गया है console log true। अब ये console log true है। अब हम अगर यहाँ पर अपना नाम console log करवाना चाहें तो कैसे console log करवाएंगे। अब अगर हम सिंगल कोट का यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंगल कोट, तो ये देखो एरर यहीं पे आने लगा है। अब जावास्क्रिप्ट को पता नहीं चल रहा है कि ये देखो सिंगल कोट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब उसको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग हो गई है और यहाँ से यहाँ तक दूसरी स्ट्रिंग हो गई है और ये बीच में पता नहीं क्या रखा है, बीच में ट्रू रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है इसको और यहाँ से यहाँ तक दूसरी स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम डबल कोट्स में रखेंगे। अब कोई एरर नहीं है। अब ये यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है और यहाँ से यहाँ तक दूसरी स्ट्रिंग है। अब जो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है जो कि हमने सीधा सेट टाइम आउट को दे दिया है, वो उसको पूरा का पूरा एक कोड बना देगा, एक जावास्क्रिप्ट का कोड बना देगा और एक फाइल क्रिएट करके वहां पे वो पूरा कोड रख देगा। और हम अगर इसको चेंज करके अपना नाम कर देते हैं तो हमारा नाम प्रिंट होगा। मैं अपना नाम कर देता हूं। अगर इसको आकर हम कंसोल में देखते हैं तो ये देखो प्रिंट होके आ रहा है और हमारे script.js से प्रिंट होके नहीं आ रहा है। script.js से नहीं प्रिंट होके आ रहा है, इसने फाइल क्रिएट की है, इस बार हर बार ये नंबर बढ़ता जा रहा है क्योंकि 500 और 600 के नाम से ऑलरेडी इसने फाइल क्रिएट कर दी है। अब उसका क्या रूल है एग्जैक्टली वो जानने की जरूरत नहीं है और मुझे भी नहीं पता है वहां पे किस मतलब रूल से 503 या 603 या 703 यही क्रिएट करते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि VM नाम से कुछ एक फाइल क्रिएट होती है और वहां पर उसने एक पूरा कोड इस तरह से रख दिया है, वो सिंगल कोट्स हटा दिया है उसने। अभी तो ये तुरंत प्रिंट हो जा रहा है। जैसे हम अपना पेज रिलोड करेंगे, ये देखो तुरंत पेज रिलोड करते ही प्रिंट हो जा रहा है। देखो एक भी सेकंड रुकता नहीं है, तुरंत ही प्रिंट हो जाता है। तो इसका काम क्या है, सेट टाइम आउट का काम क्या है? तो इसका काम ये है कि हम इसको बता सकते हैं कि कितने सेकंड बाद, कितने मिली सेकंड, एक्चुअल में इसको बताना होता है कितने मिली सेकंड बाद हमें प्रिंट करवाना है या कंसोल लॉग या कोई भी कोड रन करवाना है। तो हम इसको पहला तो देते हैं अपना कोड जो भी रन करवाना है और दूसरा हम देते हैं एक टाइम इन मिली सेकेंड्स। तो फॉर एग्जाम्पल हमें 2 सेकेंड्स बाद प्रिंट करवाना है तो हमें देना होगा 2000 मिली सेकेंड। तो कॉमा लगा के ये पहला आर्ग्यूमेंट हो गया, ये पहला आर्ग्यूमेंट हो गया। और ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन है इसको हमने नहीं लिखा है, इसको ऑलरेडी ये लिखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बिहाइंड द सीन्स जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर वो बिहाइंड द सीन्स लिखा है इसका डेफिनेशन। पहला आर्गुमेंट जो जाएगा उसको एज अ कोड ट्रीट किया जाएगा, दूसरा आर्गुमेंट जो होगा वो होगा टाइम। अगर इस पे हवर करते हैं तो कुछ नहीं आ रहा है, अगर हवर करते हैं तो आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये दिखा रहा है हैंडलर, पहला जो पैरामीटर है वो हैंडलर है, हैंडलर या टाइम हैंडलर ये लिखा है, और दूसरा टाइम आउट है, और तीसरा आर्गुमेंट भी होता है
उसको हम देख लेंगे बाद में, अभी हम केवल इस 2 पे फोकस करते हैं। अब हमने बता दिया है कि ये जो कोड है जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको 2 सेकंड बाद रन करना है। तो चलो 2 सेकंड हो गया होगा, ऑलरेडी इसने रन कर दिया है। लेकिन अगर हम इसको एक बार रीलोड करते हैं फिर से, मैं Ctrl+R प्रेस करता हूँ, देखो कुछ भी नहीं रन हो रहा है। मैं हाथ उठा लिया हूँ, ठीक, फिर से मैं रीलोड करता हूँ, ये देखो नहीं, फिर से मैंने हाथ उठा लिया, ये देखो। अब ये मैं अपना हाथ हटा लेता हूँ, अभी देखना ये फिर से प्रिंट होगा, ये 2 सेकंड बाद अपने आप प्रिंट हो रहा है। इसको हम 4 सेकंड कर सकते हैं, ये 4 सेकंड के लिए 4000 सेकंड लिखना पड़ेगा। ये 4 सेकंड बाद प्रिंट हो गया। तो हम अपने कोड को डिले करवा सकते हैं सेट टाइम आउट का यूज करके। तो अभी तो ये बहुत ही नॉर्मल सा फंक्शन लग रहा है, एक हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जो कि एक उसके अंदर हम नॉर्मल कोड लिख दे रहे हैं। और अगर हमें मल्टीपल लाइंस का कोड लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर मान लो एक और कंसोल लॉग तुम्हें करवाना है, तो अगर तुम ऐसे करते हो, ये सेमीकोलन लगाते हो और पूरा का पूरा कंसोल लॉग लिखते हो, मान लो हमें आगे लिखना है तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये इस तरह से मैं मान लो हाय यहाँ पे लिख देता हूँ, हाय, और इसको बोल देता हूँ माय नेम इज अनुराग, या आई एम कर देते हैं, हाय आई एम अनुराग सिंह, या सिंह हटा देते हैं यहाँ से। फिर भी ये देखो काफी लंबा होता जा रहा है। और हमें कई बार जब कोड लिखते हैं अपने फाइल के अंदर तो हम मल्टीपल लाइंस में लिखते हैं। और चलो इसको एक बार देख लेते हैं कि वो कैसा कर रहा है। और यहाँ से टाइम को हम कर देते हैं कम, 1 सेकंड या 500 मिली सेकंड कर देते हैं। 1 सेकंड, इसको मैं क्लोज करता हूँ। हाँ, ये 400 नहीं तो 4000 अगर लिखा है तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें वेट करना पड़ेगा। मैं इसको 1 कर देता हूँ, 1 सेकंड। अब अगर हम चलते हैं तो चलो हम देखते हैं हमने हमारे उसके अंदर कैसा आ रहा है जो ये फाइल क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आ जाओ, तो इसने भी एक ही लाइन में लिखा है। एक लाइन में अगर हम लिख रहे हैं तो एक लाइन में ये भी लिख रहा है, बस ये सेमीकोलन लगा दे रहा है। अगर सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो देखो क्या होता है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो नहीं चलेगा, दिक्कत है तो भी दिक्कत है। ये अगर हमने इसको एक ही लाइन में लिखा है तो ये हमें सेमीकोलन लगाना होता है। अगर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो ये देखो, अच्छा 1 सेकंड, मैंने कुछ और डिलीट कर दिया क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ से लेके मतलब कुछ दिक्कत है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक एंड है, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, कौन सी लाइन कहाँ से, मतलब कितना एक पार्ट है, एक स्टेटमेंट है। तो इसीलिए हमें ये सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हम न्यू लाइन में कर देते हैं तो नहीं लगाना पड़ता है। अब हम इसको न्यू लाइन में करने के लिए अगर यहीं पे कर देंगे न्यू लाइन, चलो हम सेमीकोलन भी लगा देते हैं तो कोई एरर नहीं आ रही है, सही से काम कर रहा है। और 1 सेकंड भी नहीं, हम 500 मिली सेकंड कर देते हैं ताकि हमें वेट ना करना पड़े ज़्यादा। 500 मिली सेकंड कर दिया, ये आ गया 500 मिली सेकंड के बाद। अब अगर हम इसको न्यू लाइन में करके ले जाते हैं तो यहीं पे हमारा एरर दिखा रहा है, और यहाँ पे भी इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन ऐसा एरर आ रहा है। तो अगर हमें मल्टीपल लाइंस में रखना है तो इसको हमें एक बैक टिक लगाना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल का यूज करना पड़ेगा। हम इसको बैक टिक अगर कर देते हैं तब हम मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं चीज़ें, कितना भी मल्टीपल लाइंस लिखो। और जब मल्टीपल लाइंस में कर दोगे तो सेमीकोलन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो ये एकदम सही से काम कर रहा है, और हम यहाँ से ये भी हटा सकते हैं तो भी सही से काम करेगा। ये देखो, इसने मल्टीपल लाइंस में ये कोड को हमारे लिख दिया है, और यहाँ से भी हटा सकते हैं। तो बैक टिक काफ़ी पावरफुल चीज़ है। हमें अपने कोड को एकदम अच्छे से लिखने के लिए हमें एक बैक टिक का यूज़ करके हम अपने कोड को मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस में हम लिख सकते हैं। लेकिन इस केस में ये स्ट्रिंग है, हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग, लेकिन जो सेट टाइम आउट है जिस तरह से उसके अंदर डेफिनेशन लिखी है उस हिसाब से ये उसको एक कोड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक तो एकदम सही काम कर रहा है, एकदम सही से सब कुछ चल रहा है। हमारा हाय आ रहा है, आई एम अनुराग आ रहा है। लेकिन अगर हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं और एंटर दबाते हैं, तो देखना जैसे ही हम एंटर दबाएंगे, यहाँ पर हाय और आई एम अनुराग से पहले मैं एक बार इसको 1 सेकंड कर देता हूँ, और जैसे हम एंटर दबाएंगे एक नंबर आएगा कुछ, एक इस तरफ के इस साइड, मतलब इस साइड के डायरेक्शन में एक एरो रहेगी, और वहाँ पर एक नंबर रहेगा 5, 6, 4, 10, ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है।
तो देखो मैं एक एंटर दबाता हूँ, देखो एक नंबर आया 5 आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद ये IMNOR आ गया है। तो ये 5 क्या है एक्चुअल में? 5 ये है क्या? तो 5 ये सेट टाइम आउट की रिटर्न वैल्यू है। हमने ये देखा है, ये जो रिटर्न वैल्यू होती है वो इस तरफ के एरो के सामने आती है। अब इसको रिटर्न करने का क्या काम है, ये क्या है, इसका कोई यूज है? तो हाँ, बहुत यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अभी हम बताते हैं क्या है इसका यूज, लेकिन उससे पहले जो हम अपना ये कोड लिखे हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मैं अप एरो दबाता हूं और यहाँ पर मैं बस इसको कर देता हूं हाई, और यहाँ से 1 सेकंड के लिए टाइम को भी हटा देते हैं। तो जब टाइम को एकदम से हटा देते हैं तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी 0 टाइम पास हुआ है। 0 टाइम हमने बताया है, तो इसको लगभग तुरंत रन कर देता है। लेकिन इसमें अंतर है, अभी हम उसको भी देखेंगे। अंतर है, एकदम से तुरंत नहीं रन करता है। अगर हम एक ऐसा लिखेंगे कंसोल लॉग, सीधा कंसोल लॉग यहाँ पे लिखेंगे और ऐसा कंसोल लॉग लिखेंगे एक सेट टाइम आउट के अंदर, तो उसमें तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा एक्चुअल में। लेकिन अभी हमें कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम यहाँ से भी मैं रिमूव करता हूँ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रहता है वो, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ से भी मैं रिमूव कर देता हूँ उतने कोड को, और हम कंसोल लॉग करेंगे तो ये देखो हाई आ रहा है, तुरंत इंस्टेंटली हाई आ रहा है। तो हमारे फाइल के अंदर रन हो रहा है सेट टाइम आउट, तो यहाँ पे हाई आ रहा है। लेकिन अगर खुद से करते हैं, तो इसको करके एंटर अगर दबाते हैं, तो देखो ये हाई आने से पहले 5 आ रहा है, हाई बाद में आ रहा है, 5 पहले आ रहा है। और ये है सेट टाइम आउट की रिटर्न वैल्यू, इसको बोलते हैं टाइमर। ये जो टाइमर हमने लगाया है उसकी आईडी है। एक तो हम अगर चाहें मल्टीपल टाइमर्स लगा सकते हैं, बता सकते हैं कोई टाइमर 4 सेकंड बाद रन होगा, कोई 10 सेकंड बाद, कोई 15 सेकंड बाद, और हर एक टाइमर की अलग अलग आईडी होगी। तो चलो करके देखते हैं। अब मैं इसको करता हूं, कुछ सेकंड के लिए कर देता हूं, 1 सेकंड, मैं आ जाता हूं, इसको कर देता हूं 2 सेकंड्स, और यहां से मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूं और कॉपी करके कमेंट कर देता हूं और यहां पे आके पेस्ट करता हूं। ये मैंने एक बार पेस्ट किया है और मैं एक बार फिर से पेस्ट करता हूं, लेकिन पेस्ट करने के लिए हमें न्यू लाइन में जाना पड़ेगा, या तो सेमीकोलन लगा के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं न्यू लाइन में जाना चाहता हूँ, तो शिफ्ट करके अगर एंटर दबाते हैं तो हमारा कोड रन नहीं होता, हमें न्यू लाइन में भेज दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ और यहाँ पर हाई के जहाँ पे मैं 2-3 हाई, ऐसे आई 2-3 आई लगा देता हूँ। इसको 4 सेकंड कर देता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, एक और सेट टाइम आउट लगा देता हूँ, इसमें मैं हेलो कर देता हूँ, या मैं हाई रखता हूँ इसको, हाई 1, हाई 3 है, ये हाई 2 है, ये है नहीं, इसको 4 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं और इसको हाई 2 कर देते हैं, 2 यानी कि 2 सेकेंड्स। ये हो गया 6 सेकेंड, ये हो गया 2। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर तीनों का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आईडी केवल एक की ही आएगी, जो कि लास्ट वाले की आईडी होगी। तो चलो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और देखो यहाँ पर एक आईडी आ गई है लास्ट वाले की, जो कि है 9। अब इस 9 का कैसे यूज करेंगे हम, इसका यूज है कोई? तो चलो हम इसको टाइमर को, जो लास्ट वाला टाइमर है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। हम कर देते हैं 10 सेकेंड, 10 सेकेंड इसको कर देते हैं कि हम आईडी का यूज करके अपना जो ये सेट टाइम आउट है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसी का जो सेट टाइम आउट है, इसका एक दूसरा वर्जन होता है क्लियर टाइम आउट। एक बार मैं इसको हटाता हूं और मैं लिखता हूं यहाँ पर क्लियर। तो देखो क्लियर इंटरवल और क्लियर टाइम आउट, तो इसका यूज करके हम सेट टाइम आउट को क्लियर करते हैं। क्लियर का मतलब, अगर हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, मैंने 10 सेकंड का टाइमर स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मान लो जैसे ही 5 सेकंड बीत गया, मैं अब मेरा ऐसा मैंने मन बना लिया कि अब मुझे इसको रन नहीं करवाना है, मुझे कैंसिल कर देना है। तो अगर कैंसिल नहीं करोगे तो 10 सेकंड बाद आके रन होगा। लेकिन अगर तुम्हें जरूरत है कि तुम्हें उसको रन करने से पहले ही कैंसिल करना है, उसको मना कर देना रन करने से, तो हमें क्लियर टाइम आउट यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर हमें उस टाइमर की आईडी पास करनी पड़ेगी। तो चलो हम चलते हैं। एक बार मैं क्या करता हूं, यहाँ पर क्लियर टाइम आउट, मैं एक बार क्लियर टाइम आउट को कॉपी कर लेता हूं ताकि हम तुरंत यहाँ पे डाल सकें। ये इंटरवल हो गया, पेस्ट करके हम लिख सकें क्लियर टाइम आउट, और फिर ये मैंने कट कर लिया उसको, मतलब कॉपी कर लिया। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा, ये देखो ये रन हुआ और लास्ट वाले की आईडी है 12। तो देखो फर्स्ट वाला रन हुआ, दूसरा वाला रन हुआ। यहाँ पे अगर हम 12 डाल के 12 सेकंड से पहले अगर हम एंटर कर देते हैं, ओके,
12 मैंने उसको चेंज किया ही नहीं था, मतलब 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड यहाँ पे करना था, लेकिन हमने उसके पहले ही इसको कर दिया। तो एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से हम करते हैं, एक सेकेंड, एक बार मैं फिर से इस चीज़ को करता हूँ। और अभी हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, हम 2 बार जैसे ही आप पैरो दबाएंगे वो आ जाएगा। तो देखो ये कर दिया है, तो अभी ये 15 आ गया है। अब यहाँ पे मुझे 15 चेंज करना पड़ेगा, मैं 15 कर देता हूँ। देखो ये 6 वाला नहीं आएगा, मैंने 6 सेकेंड से पहले ही ये क्लियर टाइम आउट कर दिया है। ये 15 जो है लास्ट वाले की आईडी थी, लास्ट वाले की आईडी मैंने देके लास्ट वाला जो टाइमर था हमारी जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट के इंजन के अंदर पीछे कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स एक टाइमर चल रहा था कि अभी 6 सेकंड जैसे बीतेगा ये वाला हमें कौन लॉग हाई करना है। लेकिन 6 सेकंड बीतने से पहले हमने क्लियर टाइम आउट कर दिया, तो उसको पता चल गया कि इसको डिस्ट्रॉय कर देना, इसको इग्नोर कर देना, अब इसको रन नहीं करना है। तो ये होता है क्लियर टाइम आउट। और इसको बोलते हैं, जो भी आईडी होती है, जो भी नंबर रिटर्न होके आता है वो हमारे टाइमर की आईडी होती है, उसी को यूज करके हम पूरा जो भी सेट टाइम आउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से करते हैं, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। और इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाए हमारे लिए। और हम क्या करते हैं, इसको 3 सेकंड कर देते हैं, 2 3, और इसको 4 सेकंड के लिए कर देते हैं, और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। तो 4 सेकंड में करना काफ़ी मुश्किल है, 4 सेकंड में टाइप करके एंटर करना, लेकिन कोशिश करते हैं हम। एंटर करता हूं मैं, और फिर मैं क्लियर टाइम आउट, ये 18 कर दिया, हो गया, हो गया। अब इसको तुम चाहो तुम एज अ फन ट्राई कर सकते हो, एक एक करके 1 2 3 कर लो। चलो मैं कर देता हूँ फिर से, एक बार कर लिया मैंने। 1 2 3, 1 सेकेंड, और 2 सेकेंड, और ये 3 सेकेंड कर देते हैं। इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। अब इसको जैसे एंटर करेंगे हमें ये लास्ट वाले की आईडी मिलेगी। इन सब की आईडी जनरेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमें कंसोल के अंदर एक ही दिखा रहा है। हम चाहें तो उसको स्टोर कर सकते हैं, जनरेट होके आ रही है, हमें उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो अभी स्टोर करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा, लास्ट वाले की आईडी मिलेगी, क्लियर टाइम आउट के अंदर तुरंत वो आईडी डाल के एंटर कर देंगे, तो ये थर्ड वाला नहीं रन होगा। ये देखो आ गई यहाँ पे, अरे यार रन हो गया तीनों। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक बार मैं इसको ऐसा कर देता हूँ खाली, ताकि मुझे डिलीट करने के लिए कुछ मेहनत ना करनी पड़े। और मैं इसको कट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। हाँ अब क्या करते हैं, ये मैं एंटर करता हूँ, और इसकी एक बात तुम नोटिस करोगे, जैसे जैसे हम बार बार कर रहे हैं ना, उसका जो टाइमर की आईडी है वो बढ़ती जा रही है। 5 से स्टार्ट हुई थी, अभी 21 हो गई है। तो हमारे मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं वो पता होता है कि उसने उस नाम से ऑलरेडी आईडी क्रिएट कर दी है, तो उसको बढ़ाता जाता है ताकि वो ओवरलैप ना हो जाए, कहीं कोड में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो मैं एक बार फिर से एंटर करता हूँ, अभी आ गया 24, मुझे इसके अंदर 24 डाल के एंटर कर देना है। 1 सेकेंड, ये हो गया 2। इसका मैंने नाम सही से ये कौन सा वाला रन हो गया है, 4 सेकेंड वाला है। 4 सेकेंड वाला है। 1 सेकेंड, वो 2 सेकेंड वाला, 1 2 3, हाँ 1 2 3 वाला करना था हमें। तो मैं इसको फिर से करता हूँ, ये कर दिया मैंने। अब मुझे, अरे यार ये रन हो गया, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। एक बार मैं फिर से करता हूँ और कंट्रोल भी करता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं 30। हाँ तो ये अभी थर्ड वाला नहीं रन हुआ है, थर्ड वाला इसीलिए नहीं रन हुआ क्योंकि हमने क्लियर टाइम आउट कर दिया उसके पहले ही। अब हम इस सबको अभी यहाँ पर कंसोल में कर रहे हैं, हमें कंसोल में यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, लेकिन अगर हम चाहें तो सेम चीज़ अपने कोड के अंदर कर सकते हैं। इस सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर जब हम रन करेंगे तो हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें कोई भी। अभी तो जब यहाँ पर कर रहे थे तो लास्ट वाले की मिल रही थी, लेकिन जब अपने कोड के अंदर लिख देते हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है। क्योंकि जब भी हम कुछ अपने कोड के अंदर लिखते हैं तो हमारे कंसोल के अंदर तभी प्रिंट होता है कुछ भी जब हम console.log का यूज करते हैं। तो हमने console.log हाई किया है, console.log मतलब हाई 1 हाई 2 हाई 3 किया है, तो वो तीनों चीज प्रिंट हुआ है, लेकिन हमने console.log उसकी आईडी को नहीं किया है। उसको कैसे करेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो भी चाहे हम वैसा कर सकते हैं। एक चीज और, अगर हम यहाँ पे आके देखें तो इसने 3 अलग अलग फाइल्स क्रिएट की हैं। देखो ये VM 1975 1976 1977, ये देखो अलग अलग फाइल्स हैं। हर एक सेट टाइम आउट के लिए इसने अलग अलग फाइल्स क्रिएट की हैं।
और उसके अंदर ही इसने रखा है। तो कुछ इस तरह से होता है, तो हमें नोटिस करना चीज़ें। एक्चुअल में एक चीज़ मैं बताऊं तो मुझे ये मैंने अभी इस वीडियो में पढ़ाते टाइम ही नोटिस किया है। इसके पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये फाइल क्रिएट करता है, एक अलग से फाइल क्रिएट करता है और फिर वहाँ पे इस कोड को लिखता है, क्योंकि इस तरह से हम नॉर्मली सेट टाइम आउट को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है उसको फंक्शन एज अ फंक्शन पास करते हैं। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो तो हायर ऑर्डर फंक्शन उस हिसाब से, ये तो हायर ऑर्डर फंक्शन अभी तक है ही नहीं। अभी सेट टाइम आउट के अंदर हम कोई फंक्शन पास ही नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल एक कोड जावास्क्रिप्ट का पास कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और एक नंबर पास कर रहे हैं। तो अभी करेंगे, वो भी करेंगे, एकदम अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको हर एक टाइमर 1, इसको टाइमर 1 कर देते हैं, या टाइमर 1 ID, या टाइमर 1 ही रहने दो, टाइमर 1। और फिर ये हो जाएगा टाइमर 2, टाइमर 3। ये मैं इन सब की ID को एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूं। इसको कर देंगे 2 और लास्ट वाले को कर देंगे 3। तो अब ये हमारे तीनों टाइमर की ID एक वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अब इसको हम यहाँ पे तो 1 2 3 ही प्रिंट होके आएगा, यहाँ पर 1 2 3 ही प्रिंट होके आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें टाइमर 1 या टाइमर 2 तो उन सब की ID आ जाएगी। अब इस सब की ID फिर से 1 2 3 इस तरह से आ रही है। तो ID कुछ भी हो सकती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जावास्क्रिप्ट खुद डिसाइड करती है क्या होगी किसी भी उसकी ID। अब हम एक बार फिर से अगर पेज को रिलोड करते हैं तो ये 1 2 3 प्रिंट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब हाई 1 हाई 2 हाई 3 ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमारे जो टाइमर 1 टाइमर 2 टाइमर 3 है, इन सब में भी उसकी ID स्टोर हो गई है। और अब अगर हम क्लियर करना चाहें तो सीधा यहाँ पे भी क्लियर इंटरवल लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हमारा पूरा ये जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा सेट टाइम आउट, ये इसकी ID टाइमर 1 को मिल जाएगी, टाइमर 2 की ID टाइमर 2 को, टाइमर 3 की ID टाइमर 3 को मिल जाएगी, और हम टाइमर 3 को क्लियर कर देंगे। तो ये देखो कभी भी हमारा टाइमर 3 रन ही नहीं होगा, 1 रन होगा, 2 रन होगा, 3 रन होगा, मतलब 1 रन होगा, 2 रन होगा, 3 नहीं रन होगा। और अगर हम तीनों को क्लियर कर दें तो तीनों नहीं रन होगा। ये 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, कुछ नहीं रन हुआ, तो अब कोई फायदा ही नहीं है। तो इसको हम इस तरह से नहीं क्लियर करते हैं सीधा, मतलब सेट करके ऊपर नीचे क्लियर कर दो। उसका तरीका होता है, उसका मतलब जब जरूरत पड़ती है हमको इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ समथिंग देन क्लियर, एल्स कुछ ना करो, तो इफ कंडीशन लगा के क्लियर करते हैं। तो ये होता है, ये इंटरवल मैंने लिख दिया है, और इंटरवल का यूज करके भी क्लियर हो रहा है। ये मुझे भी नहीं पता था एक्चुअल में, ये सेट इंटरवल का यूज, क्लियर इंटरवल का यूज करके मैं कर रहा हूं, लेकिन ये क्लियर टाइम आउट का काम कर रहा है। अगर मैं इसको क्लियर टाइम आउट कर देता हूं, टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट, तो भी नहीं रन होगा। देखो क्लियर हो रहा है। अगर हम केवल थर्ड को या सेकंड को चलो क्लियर करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को रहने देते हैं, तो केवल सेकंड वाला टाइमर क्लियर होगा। 1 के बाद सीधा जितने भी टाइम बाद 3 प्रिंट होना है वो होगा। लेकिन क्लियर इंटरवल का यूज करके भी हो जाता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात है या खराब बात है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये होता है, हो रहा है। देखो ये देखो 2 वाला नहीं रन हो रहा है। मैं रिलोड करता हूं, क्लियर इंटरवल, सही है, सही है। तो बहुत ही अजीब है एक्चुअल में, अच्छी बात हो चाहे ना हो, लेकिन अजीब है। ये सेट टाइम आउट का जो भी क्लियर करने के लिए है वो है क्लियर टाइम आउट, और सेट इंटरवल के लिए क्लियर इंटरवल है। लेकिन बढ़िया है, तो देखते हैं सेट इंटरवल के लिए क्लियर टाइम आउट काम करेगा कि नहीं, अभी जब हम उसको देखेंगे तब। लेकिन हम क्लियर इंटरवल नहीं यूज करेंगे, हम क्लियर टाइम आउट ही यूज करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ये सेट किया है टाइम आउट लेकिन क्लियर कर रहे हैं इंटरवल, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए हम यूज करेंगे क्लियर टाइम आउट। ये तो गलती से मुझे पता चल गया, मुझे तो पता भी नहीं था। बहुत सही है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्लियर टाइम आउट 2, तो ये टाइमर 2 हमारा क्लियर हो चुका है। अभी तक हमने इस सेट टाइम आउट को एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन यूज ही नहीं किया है। अभी तक हम इसके अंदर केवल स्ट्रिंग और एक नंबर पास कर रहे हैं। ये सेट टाइम आउट एज अ हायर फंक्शन तब बिहेव करेगा, इसको हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन तब बोलेंगे जब इसके अंदर एक फंक्शन पास करेंगे। तो इसके अंदर फंक्शन कैसे पास करेंगे, तो चलो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग खुद से। और ये जो क्लियर टाइम आउट है इसको मैं कमेंट कर देता हूं। मैं एक फंक्शन यहाँ पे बनाता हूं, कुछ भी नाम दे देते हैं, फंक्शन ए नाम दे देते हैं, और यहाँ पे हम कंसोल लॉग करवा लेते हैं
हेलो वर्ल्ड कंसोल लॉग करवा लेते हैं। और फिर अब ये हमारा ए नाम से फंक्शन है, इसको हम चाहें तो खुद से कॉल कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पर ये हाई प्रिंट हुआ है इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट करके लिखा है। ये देखो हाई 1 2 3 1 2 3 ऐसे प्रिंट हो जा रहा है। और हम अगर ए फंक्शन को कॉल करते हैं और एंटर दबाते हैं तो ये देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। और ये अनडिफाइंड, ये ए की रिटर्न वैल्यू है, ए की रिटर्न वैल्यू, क्योंकि हमने कुछ नहीं रिटर्न किया इसीलिए यहाँ से अनडिफाइंड आ रहा है। और इस ए को हम चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। अब ये जो हाई 3 था, मतलब टाइमर 3 था, उसके अंदर हम ये पूरी स्ट्रिंग को रिमूव करके 3 सेकंड बाद इस फंक्शन को कॉल करो। हमें खुद से नहीं कॉल करना, अगर हम ऐसे खुद से कॉल कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी हम करके देखते हैं क्या गड़बड़ होगा, लेकिन उससे पहले एक बार चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसा होगा, 1 सेकंड बाद प्रिंट होगा हाई, मतलब हाई 1, फिर हाई 2 और फिर हेलो वर्ल्ड, ऐसा प्रिंट होगा। तो अभी अगर चल के देखेंगे तो तीनों प्रिंट हुआ रहेगा। तो ये तीनों प्रिंट है। एक बार मैं रीलोड करता हूँ तो हाई 1 हाई 2 हेलो वर्ल्ड, ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो ये हेलो वर्ल्ड के लिए कोई नई फाइल नहीं क्रिएट हुई है। हेलो वर्ल्ड वाला कोड जो है हमने अपनी script.js फाइल के अंदर ही लिखा है। तो इस पर अगर क्लिक करोगे तो script.js के अंदर ही लेके जाएगा और हमें जहां पर भी हमने फाइल के अंदर अपना फंक्शन लिखा था वहीं पर हमें ये लेके जाएगा। देखो ये यहाँ से ये हल्का ग्रीन कलर का हाईलाइट होके आता है, इसका मतलब यहाँ से ये कंसोल लॉग होके आ रहा है। तो कुछ इस तरह से होता है। अब ये हमारा जो सेट टाइम आउट है, ये वाला सेट टाइम आउट एक हायर ऑर्डर फंक्शन बन चुका है। ऑलरेडी ये था, इसके अंदर डेफिनेशन थी कि अगर हम फंक्शन पास करेंगे तो वो उस फंक्शन को कॉल करेगा। अब हम इस केस में हम ए फंक्शन को नहीं कॉल कर रहे हैं। ए को कॉल करने के लिए हमें ये ब्रैकेट लगाना होगा। तो ये सेट टाइम आउट कॉल कर रहा है। सेट टाइम आउट का कोड कुछ ऐसा लिखा होगा, इसके पीछे पैरेंथेसिस लगा के उसके अंदर उसको कॉल किया गया होगा। अगर हम खुद से कॉल कर दें इसको, अगर हम चाहें तो इसको खुद से कॉल कर सकते हैं ए को। अगर हम इसको खुद से कॉल करें तो गेस करो क्या होगा। तो ये जो कॉल करेंगे, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल होने के बाद उसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है इस फंक्शन की, हर एक कोई भी फंक्शन हो उसकी रिटर्न वैल्यू उसके कॉल के जगह पे आ जाती है। तो इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है? इसकी रिटर्न वैल्यू है अनडिफाइंड। हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं किया तो इसकी रिटर्न वैल्यू है अनडिफाइंड। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा अनडिफाइंड। तो ये तुरंत जैसे ही हम देखो क्या होगा, जैसे हमारा पूरा कोड रन होगा, ये सेट टाइम आउट आएगा और वहां पर हमें ये कोड मिल जाएगा। तो ये जाके फाइल में एक नई फाइल क्रिएट करके वहां पर एक टाइमर, 1 मिनट का टाइमर लगा देगा कि 1 मिनट का टाइमर लगा दो और उसके बाद इस फाइल का पूरा कोड रन कर दो। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड का टाइमर। फिर उसके बाद इसका टाइमर लग जाएगा और फिर जब यहाँ पे आएगा तो ये पहले हमने कॉल कर दिया है, तो ये वाला फंक्शन तुरंत कॉल हो जाएगा। और जैसे ही कॉल होगा हेलो वर्ल्ड हमारे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर अनडिफाइंड चला जाएगा। तो 3 सेकंड बाद कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। अनडिफाइंड डाल देंगे तो अनडिफाइंड रन होगा, लेकिन कुछ प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि प्रिंट होने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अभी देखना, ये देखो हम अगर रिलोड करते हैं तो हेलो वर्ल्ड सबसे पहले आ जा रहा है, फिर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, हाई 1 हाई 2 आ रहा है और 3 सेकंड के बाद कुछ नहीं रन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड जा रहा है। अगर हम यहाँ पे अनडिफाइंड डाल देते हैं तो अब हमारा ए फंक्शन रन नहीं होगा, लेकिन हमारा 3 सेकंड बाद कुछ भी नहीं रन होगा और कोई एरर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई एरर भी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक कोड पास कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ट्रू लिख देते हैं, वैलिड कोड हम डाल रहे हैं, अगर ट्रू लिख देंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी। देखो कोई एरर नहीं आई है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो एक फंक्शन के अलावा एक स्ट्रिंग हो सकता है या वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड हो सकता है। अब अगर हमें लंबा कोड लिखना है तो उसको स्ट्रिंग में लिखना होगा, लेकिन अगर हमें एक एक कीवर्ड लिखना है जैसे कि नल, अनडिफाइंड या ऐसा कुछ, तो हम केवल ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। बस वो उतना कोड रन होगा जैसे कि मान लो नल है हमारे पूरे कोड में। मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा कोड रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नल। तो हमारा जब ये फाइल रन होगी तो देखो कुछ होगा ही नहीं, वो लाइन रन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर आके डिबगर लगाएं और कंट्रोल आर करें तो यहाँ पे हमारा रुक गया है, जावास्क्रिप्ट रन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब ये रन होगा तो करेगा क्या? कुछ नहीं। नल क्या कर रहा है? एक वैल्यू है, उसको हम यूज कर सकते हैं, वो रन करके कुछ नहीं करता। अभी ये चला गया इंटरनल किसी फाइल में, इसको रिमूव कर देते हैं। और सेम केस अगर अनडिफाइंड हम लिख देते हैं या सब कुछ लिख दो, यहाँ पर अनडिफाइंड भी लिख दो, यहाँ पर ट्रू भी लिख दो, यहाँ पर फॉल्स भी लिख दो, कोई भी वैल्यू लिख दो तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 15 भी लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो, तो देखो
हम अपना एक बार इसको डिबगर को हटा देते हैं, रिलोड करेंगे, देखो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी लिख सकते हो वैलिड। तो ये सारी वैल्यूज हैं जो कि रन हो रही हैं। अब अगर हम डिबगर लगा देते हैं यहाँ पर आके, तो एक के बाद एक लाइन रन हो रही है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये एक सेकेंड, इसको मैं बढ़ाता हूँ, ये आगे बढ़ गया, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। अब ये ट्रू और इसको इन सबको नहीं रन कर रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है, देखना पड़ेगा। यहाँ पर शायद नहीं रुक सकते हैं हम, इसका कुछ होगा जहाँ पे हम इसको डिबगर को नहीं लगा सकते, यहाँ पे नहीं रुक रहा है। अनडिफाइंड और नल पे रुक रहा है, ये नल पे भी नहीं रुक रहा है वैसे, ये कोई बात नहीं, ये सीधा स्ट्रिंग पे रुक रहा है, अनडिफाइंड पे रुक रहा है। और एक बार इसको हटा देते हैं, इसको और अनडिफाइंड को हटा देते हैं, तब देखते हैं। तो अभी यहाँ पे रुका है जाके, अब यहाँ पर ट्रू में नहीं रुक रहा है, ट्रू में, ये नल में भी नहीं रुक रहा है, 15 में जाके रुक रहा है। अब 15 को हटा देते हैं, तो मतलब यहाँ पे एक्चुअल में रन करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसीलिए ये रुक भी नहीं रहा है। देखो फॉल्स पे जाके रुक रहा है लास्ट लाइन पे। तो ये मतलब यहाँ पे रन करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो एक बार स्कैन कर लेगा, देख लेगा वैल्यू है, उसको कुछ करना ही नहीं है। तो वही सेम चीज़ हो रहा है। मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जब हम ये कुछ ऐसा कर देंगे, हम अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो इधर चला जाएगा अनडिफाइंड, और फिर अनडिफाइंड जब रन होगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो हमें इसके आगे ब्रैकेट नहीं लगाना है, हमें खुद से ब्रैकेट नहीं लगाना है, हमें केवल उस फंक्शन का नाम दे देना है। हमने यहाँ पे ए का नाम दे दिया है, जब भी टाइम होगा इसका, जब भी टाइम कंप्लीट हो जाएगा 3 सेकंड के बाद, तो इसको कॉल कर लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेट टाइम आउट एज ए हायर ऑर्डर फंक्शन। और इसके अंदर केवल यही 2 वैल्यूज नहीं पास कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम और भी वैल्यूज पास कर सकते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी है, दूसरा एक नंबर पास कर दिया है। तो इसका क्या यूज होता है, देखो मेन चीज तो यही होता है। मेन चीज हमारा केवल एक पहला फंक्शन होता है, दूसरा टाइमर, मतलब टाइम कितने टाइम में हमें उसको कॉल करवाना है। और जब हम फंक्शन नहीं पास करते हैं तो इस तरह से करते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है नॉर्मली, पूरा हम फंक्शन ही पास करते हैं 99% ऑफ द केसेस में। लेकिन पता होना चाहिए कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, कोई भी जावास्क्रिप्ट का वैलिड कोड पास कर सकते हैं। और अगर हमें लंबा कोड पास करना है तो हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास करना होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ से स्ट्रिंग रिमूव कर सकते हैं। अगर रिमूव कर दोगे तो भी काम करेगा। यहाँ पे देखो आके ये काम कर रहा है, ये 2 और 1। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इस स्ट्रिंग को अगर रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, तो रिमूव करके देख लो क्या होता है। देखो क्या होगा, हम इसको तुरंत ही मतलब console.log को तुरंत ही रन कर रहे हैं, और यहाँ पर पहले मतलब हाई 2 आ जाएगा, फिर बाद में हाई 1 आएगा। तो इसीलिए हमें इसको स्ट्रिंग में पास करना है। अगर ऐसे ही पास कर देंगे तो तुरंत ही रन हो जाएगा वो। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके वैसे ही कर देता हूँ जैसा पहले था। और यहाँ पर मैंने 2 एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए हैं। इसका क्या यूज है, तो इसका यूज नॉर्मली मतलब हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक जावास्क्रिप्ट के अंदर हर एक फंक्शन के अंदर एक कीवर्ड होता है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट्स। उसके ऊपर मैं कभी आगे आने वाली वीडियोस में उसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हम देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अगर यहाँ पे हम टाइप करें आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पर इसके अंदर ये 2 वैल्यूज मैंने पास की हैं। ये दोनों वैल्यूज एज एन एरे, एक्चुअल में एरे नहीं होता है लेकिन एरे टाइप में होता है कुछ। तो ये 2 वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं अपने ए फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पर जो भी हम वैल्यूज को पास करेंगे वो आर्ग्यूमेंट्स एक एरे टाइप में होता है, उसके अंदर आ जाएगा। एरे लेकिन नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे और भी वैल्यूज पास कर दें तो सब कुछ आ जाएंगी ये, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। हम एक एरे भी पास कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो देखो मैंने इतनी वैल्यूज पास कर दी हैं। अब ये सारा कुछ आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड के अंदर आ जाएगा। यहाँ से मैं हेलो वर्ल्ड को रिमूव कर देता हूँ, और ये देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और 3 में से हमने ये हेलो वर्ल्ड को रिमूव कर दिया। इसीलिए हमारा केवल यही आर्ग्यूमेंट्स वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बोलो या एरे टाइप में है कुछ। देखो ये एरे टाइप में होता है लेकिन एक्चुअल एरे नहीं होता ये। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखो चार चीज़ें हमने पास की हैं, चारों चीज़ें यहाँ पे हैं। तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लो हमें सेकेंड वाला एक्सेस करना है या थर्ड वाला, ये थर्ड वाला है अभी हम एक्सेस कर रहे हैं। 2 जब डालते हैं तो थर्ड वाला आता है। थर्ड वाला जो भी हमने पास किया था यहाँ से, वो इसके अंदर एक्सेस है इसका। लेकिन ये जो आर्गुमेंट्स कीवर्ड है इसको डेप्रिकेट कर दिया गया है, इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है कि इसको हम यूज़ करें। तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर भी नहीं पास करते हैं और यहाँ पर भी आर्गुमेंट्स का नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन किसी किसी केसेस में ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे यूज़ कर लो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ
और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं ताकि आपके रेफरेंस के लिए रहे कि हम इसके अंदर ये दो वैल्यूज़ के अलावा भी कुछ वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शनल हैं और एक्चुअल में ये भी ऑप्शनल है। जो टाइम है ना, ये टाइम भी ऑप्शनल है। जब टाइम हम कुछ नहीं पास करते हैं तो जीरो की तरह ट्रीट होता है। एक बार हम इसका टाइम रिमूव कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसका मैं रिमूव कर देता हूँ टाइम, और फिर अब आप गेस करो क्या होगा। इसका टाइम एकदम जीरो हो गया है। जो ये है हाई टू ना, इसका टाइम जीरो हो गया है। अगर कॉमा लगा के जीरो कर दोगे या फिर कुछ नहीं करोगे तो इक्वल होता है, जीरो के इक्विवेलेंट होता है। तो अभी आप गेस करो कि कौन सा पहले प्रिंट होगा फिर कौन सा प्रिंट होगा। तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा नहीं, सबसे पहले ये हाई टू प्रिंट होगा, फिर हाई वन प्रिंट होगा, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा ये यहां से। तो अभी चल के देखते हैं। ये देखो हाई टू हाई वन फिर हेलो वर्ल्ड, कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया है। एक सेकेंड में इसका लाइट थीम ऑन कर लेता हूं ताकि हमारे आंख में ना चुभे। ये पता नहीं कहां से ऑफ हो गई थी लाइट थीम, मतलब लाइट थीम बोल रहा हूँ मैं, डार्क थीम ऑन कर लेता हूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जैसे कंसोल लॉग हाई है ना, हाई टू है और इसका टाइम जीरो है, तो ये इमीडिएटली तुरंत रन हो जा रहा है। अगर हम पेज को रिलोड करते हैं तो ये देखो एकदम हमें प्रिंट होता हुआ मिला है, वो ऑलरेडी प्रिंट हुआ मिला है। तो अगर हम एक कंसोल लॉग एकदम फाइल के नीचे करते हैं, एकदम फाइल के नीचे, यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ कुछ भी ऐसे ही, नहीं कुछ भी मैंने हेलो ये कंसोल लॉग कर दिया ABCDEFGH। और यहाँ पर अब आप गेस करके बताओ सबसे पहले कौन सा प्रिंट होगा। इसका सबसे पहले ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट होगा या ये क्या। तो अभी तक हमने देखा सबसे पहले ये प्रिंट हो रहा था क्योंकि इसका टाइम जीरो है, फिर उसके बाद ये प्रिंट होगा क्योंकि इसका टाइम 1 सेकेंड है, फिर ये प्रिंट होगा ये वाला, इसका टाइम 3 सेकेंड है, ये वाला मतलब और इसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड है, ये प्रिंट होगा। तो हमारे हिसाब से ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, नहीं अभी देखो ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट हो सकता है, आप हो सकता है गेस की हो, ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले ये वाला प्रिंट होगा। अभी चल के देखते हैं। तो ये देखो सबसे पहले वो वाला प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारा तो ऊपर लिखा है लेकिन प्रिंट हो रहा है ये। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज में। अगर हम सेट टाइम आउट के अंदर जीरो टाइम पास कर देते हैं, अगर यहाँ पे जीरो भी पास कर दें चल के, तो भी सेम रिजल्ट रहेगा। ये देखो पहले वो हमारा जो नीचे वाला था कंसोल लॉग वो प्रिंट हुआ है, फिर उसके बाद ये वाला प्रिंट होगा। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि अगर हम टाइम को जीरो करके अगर सेट टाइम आउट लगाते हैं तो कौन पहले प्रिंट होगा। अगर हमारा कोई नीचे कंसोल लॉग है लिखा तो वो प्रिंट होगा या सेट टाइम आउट वाला प्रिंट होगा। तो इसका आंसर है नीचे वाला प्रिंट होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि जावास्क्रिप्ट का जो नॉर्मल कोड होता है, जैसे हम कंसोल लॉग लिख रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन लिख रहे हैं, वो सारे सिंक्रोनस होते हैं। अब ये सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस का मतलब होता है लाइन बाय लाइन। और जो ये सेट टाइम आउट है ये एक एसिंक्रोनस कोड है। मतलब ये क्या करता है, ये तुरंत नहीं रन करता है, ये कहीं मेमोरी में जाके सेव करता है फिर रन करता है, चाहे 0 सेकेंड हो, चाहे 10 सेकेंड हो, चाहे जितना भी सेकेंड हो। तो इसको हम एकदम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सिंक्रोनस कोड क्या होता है, एसिंक्रोनस कोड क्या होता है, और कॉल बैक क्यू का कॉन्सेप्ट एक होता है जिसके अंदर ये पूरा कोड चला जाता है। ये जो कोड हमने दिया है ना, ये सारा कॉल बैक क्यू के अंदर चला जाता है। और फिर वहां पर एक इवेंट लूप होता है, एक समझ लो व्हाइल लूप या फॉर लूप टाइप में कुछ होता है, जो कि बार बार उसको चेक करता रहता है। हर एक सेकंड में हमारे कॉल स्टैक को चेक करता है, हमारे कॉल स्टैक को चेक करता है कि वहां पर कुछ है, अगर खाली है तभी ये डालेगा। मतलब कॉल स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाता है ना, जब सारे फंक्शंस खत्म हो जाते हैं, पूरा कोड एंड हो जाता है, तभी वो डालता है। तो उसको हम एकदम अच्छे से समझेंगे। अभी मैंने ऐसे हवा में बता दिया है, अभी समझ में नहीं आएगा, अभी बस मैंने ऐसे ही बता दिया है। तो इसको हम एकदम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इवेंट लूप, कॉल बैक क्यू और ये सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कोड, ये सब कुछ एकदम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब उस टाइम पर हमें ये समझ में आ जाएगा कि पहले ये क्यों रन हो रहा है और बाद में ये क्यों रन हो रहा है। टाइम जीरो का मतलब होता है तो फिनिश्ड है ऑलरेडी, इसको तो तुरंत रन हो जाना चाहिए, लेकिन ये तुरंत नहीं रन होता है, ये बाद में रन होता है। ये सब कुछ हम एकदम अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसको फेर बदल के ऊपर नीचे करके कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा सेट टाइम आउट।
सेट टाइम आउट क्या करता है, एक टाइमर सेट कर देता है और उतने टाइम के बाद हमारे कोड को रन कर देता है। एक बार ही रन करता है, 2 बार नहीं रन करता, केवल एक बार। लेकिन एक और हमारा एक और हायर ऑर्डर फंक्शन होता है और जिसका नाम है सेट इंटरवल। वो क्या काम करता है, वो अगर हम बता देंगे 1 सेकेंड तो हर 1 सेकेंड पे उस कोड को रन करेगा। तो चलो मैं एक बार इसको कमेंट कर देता हूं और इसको पूरे को मैं डुप्लीकेट करके यहां पे कमेंट कर देता हूं और यहां पर मैं इसको चेंज करके टाइम आउट को सेट इंटरवल कर देता हूं, सेट इंटरवल। तो अभी देखो क्या होगा, अभी केवल एक को करते हैं, एक को, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बस केवल मैंने एक को किया है और अभी इस फंक्शन का हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो अभी देखो ये हर 1 सेकेंड पे ये कॉल होता रहेगा, कॉल होता रहेगा, कॉल होता रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में। और ये कब तक चलेगा, ये जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलेगा, जब तक तुम्हारा लैपटॉप स्विच ऑफ नहीं होता तब तक चलेगा। मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए चल चुका है। और इसको अगर हमें रोकना है तो इसको हमें क्लियर इंटरवल यूज करना पड़ेगा, तभी ये क्लियर होगा और हमें उसको आईडी बतानी पड़ेगी। तो चलो अभी हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर देखो ये प्रिंट हो रहा है अभी भी। और टाइमर नहीं, इस तरह से नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियर इंटरवल और यहाँ पे हम ये टाइमर 1 डाल देंगे। और देखो ये डाल के एंटर कर दिया है, हमारा ये अब रुक चुका है, क्लियर हो चुका है हमारा इंटरवल। वो टाइमर मतलब जो भी था इंटरवल जिस 1-1 सेकंड के बाद वो प्रिंट करवा रहा था, अब नहीं हो रहा है, हमारा इंटरवल क्लियर हो चुका है। तो हमने ये देखा था सेट टाइम आउट भी क्लियर इंटरवल का यूज करके क्लियर हो जा रहा था। तो यहाँ पर चलो देखते हैं, मैं भी पहली बार देखने जा रहा हूँ कि क्लियर टाइम आउट का यूज करके हम इंटरवल को क्लियर कर सकते हैं कि नहीं। तो एक बार मैं रिलोड करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ क्लियर टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट और यहाँ पर हम डाल देते हैं टाइमर 1। ये रुक गया ये रुक गया, मतलब दोनों जो क्लियर टाइम आउट है वो क्लियर इंटरवल के लिए भी काम करता है, सेट टाइम आउट के लिए भी काम करता है। और जो सेट इंटरवल है वो सेट इंटरवल के लिए भी काम करता है, सेट टाइम आउट के लिए भी काम करता है। सेट इंटरवल बोल दिया या क्लियर इंटरवल बोला होगा तो समझ सकते हो। मतलब जो दोनों क्लियर का है ना, तो ऐसा मुझे लगता है कि दो फंक्शन बनाने की क्या जरूरत थी। क्लियर इंटरवल बोल देते या क्लियर टाइमर बोल देते, सबसे बढ़िया था। एक ही फंक्शन बना देते क्लियर टाइमर, जो टाइम आउट को भी क्लियर कर देता, इंटरवल को भी क्लियर कर देता। फालतू में दो फंक्शन बना दिए, दोनों एक ही काम कर रहा है, दोनों को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन हम सेट टाइम आउट को क्लियर करने के लिए क्लियर टाइम आउट यूज करेंगे और सेट इंटरवल को क्लियर करने के लिए क्लियर इंटरवल यूज करेंगे। हम उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी और ऐसा कोई करता भी नहीं है। ये तो मुझे अभी पता चल गया इस वीडियो को बनाते टाइम, तो मुझे पता चला, नहीं तो पहले मुझे भी नहीं पता था और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो अभी एक बार मैं अगर रिलोड करता हूँ तो मेरा फिर से कोड जो था वो रन होने लगेगा और हाई वन ऐसे करके प्रिंट होगा। तो ये हो गया अभी नॉर्मल वे में अभी हम सेट इंटरवल को यूज कर रहे हैं। इसके अंदर अभी हम कोई भी फंक्शन नहीं पास कर रहे हैं, तो अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। तो अब ये सेट इंटरवल जो है ये हायर ऑर्डर फंक्शन बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक फंक्शन पास कर रहे हैं, ये ए वाला फंक्शन पास कर रहे हैं और इसके अंदर हम बता रहे हैं 3 सेकेंड। तो ये पहली बार 3 सेकेंड बाद कॉल होगा, ये देखो ये 3 सेकेंड बाद और फिर 3 सेकेंड बाद। अब ये यहीं पे दिखा रहा है। तो अगर तुम्हें चाहते हो कि मल्टीपल लाइंस में दिखाए तो इस वाले बटन पे, ये जो सेटिंग का आइकन है, ये वाला आइकन नहीं, ये वाला आइकन, इस पे क्लिक करो और ग्रुप सिमिलर मैसेजेस इसको अनटिक कर दो। तो इस तरह से आएगा, नीचे नीचे आता चला जाएगा। तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है 3-3 सेकंड के बाद और ये अब एक हायर ऑर्डर फंक्शन बन चुका है। और ये एग्जैक्टली सब कुछ, इसके अलावा ये बस केवल उसको 3-3 सेकंड बाद हर बार कॉल करता है, सेट टाइम आउट केवल एक बार कॉल करता है, बस यही डिफरेंस है। उसके अलावा सब कुछ सेम है। अगर तुम कुछ भी पास कर रहे हो, जैसे आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी एक्सेस होगा इसका। ये देखो अगर हम रिलोड करते हैं तो ये देखो आर्ग्यूमेंट आ रहा है जो भी हमने पास किया था। तो एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ सेम है। टाइमर इसमें से भी निकल के आता है, इसकी भी रिटर्न वैल्यू एक टाइमर होती है। उसको हम क्लियर टाइम आउट, उसको हम क्लियर इंटरवल का यूज करके क्लियर कर सकते हैं और क्लियर टाइम आउट को भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, वो सेट टाइम आउट के लिए होता है। तो
ये हो गया एक एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक नहीं दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हायर ऑर्डर फंक्शन का। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, एरे मेथड्स पढ़ेंगे, मैथ फिल्टर रिड्यूस, वो सब भी हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि अगर हमारे पास अगर मैं 1 सेकेंड के लिए इसको पूरे को रिमूव कर देता हूं और मैं करता हूं सेट टाइम आउट, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिखता हूं। और हाँ, अभी तक हमने एक फंक्शन बाहर डिफाइन करके डाला है, इसके अंदर भी हम लोग सीधा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक एनोनिमस फंक्शन पास किया था ना, और यही सबसे ज्यादा कॉमन होता है। इसको तो बताना मैं भूल ही गया, ये तो अभी बाद में याद आ गया। मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ हाय। अभी जो सब कुछ रिमूव किया है उसको मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा, और मैंने इसीलिए रिमूव कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, कुछ समझाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हाई कर दिया, और जैसे हम पेज को रिलोड करेंगे ये देखो प्रिंट होके आ रहा है, एकदम तुरंत ही चल जा रहा है। हम इसको कोई टाइम भी नहीं दिए, तो जब टाइम नहीं देते हैं तो 0 के इक्विवेलेंट होता है। चलो अभी टाइम नहीं देते हैं हम, और मैं क्या करता हूँ, एक मैं कंसोल लॉग लिखता हूँ खुद का, यहाँ पर लिखता हूँ हाई 2, इसको कर देता हूँ हाई 2, और इसको कर देते हैं हाई 1। तो अब आप बताओ कौन पहले प्रिंट होगा कौन बाद में? पहले ये प्रिंट होगा, बाद में ये प्रिंट होगा। यहाँ पर अगर आके देखेंगे तो पहले ये प्रिंट हो गया, बाद में ये प्रिंट हुआ है। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, पहले ये प्रिंट हुआ है, बाद में ये प्रिंट हुआ है। तो हमारा जो ये जो सिंक्रोनस कोड है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस कोड, इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस कोड। अब ये क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम अच्छे से समझेंगे। तो यही हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये पहले क्यों रन हो रहा है, ये बाद में क्यों रन हो रहा है, जबकि हमने टाइम दिया है 0, और हम खुद से लिख के भी 0 देते हैं तब भी। 0 का मतलब होता है खत्म टाइमर, मतलब तुरंत ही तुम रन कर दो। 0 का मतलब तो यही हुआ ना, लेकिन फिर भी पहले हमारा ये नीचे वाला रन हो रहा है, फिर उसके बाद ये रन हो रहा है। अभी कैसे हो रहा है सब कुछ, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम अच्छे से देखेंगे। और इस केस में हम एक एनोनिमस फंक्शन पास कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको पूरे को कट कर लेता हूँ, और मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कट नहीं कॉपी करना था, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब हमने किया था ये, तो यहाँ पर हम एक नेम्ड फंक्शन पास कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नेम्ड फंक्शन। जिस फंक्शन का नाम है उसको नेम्ड फंक्शन बोलते हैं। और जब हम कुछ इस तरह से कर देते हैं तो वो एनोनिमस फंक्शन हो जाता है, या अननेम्ड फंक्शन। अननेम्ड फंक्शन कोई टर्म नहीं होता है, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। तो वही है, यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर एक डिबगर लगा दें, डिबगर, जैसे हमारा फंक्शन कॉल होने के लिए आएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, और इधर अगर आके देखोगे, ये देखो, तो ये हमारा सेट टाइम आउट एसिंक, यहाँ पर देखो ये इधर लिख के आ रहा है, एसिंक्रोनस कोड आ रहा है। ये एनोनिमस फंक्शन है, ये तो हमारा ग्लोबल वाला एनोनिमस है, और ये हमारा जो खुद का क्रिएट किया गया एनोनिमस फंक्शन था वो है ये। और यहाँ पर अगर हम ओपन करें, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर टाइमर दिख रहा है जो कि वेरिएबल बाहर क्रिएट किया था हमने ये, और ये है देखो सेट टाइम आउट के थ्रू आया है ये, और ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो ये सब कुछ हम एकदम एसिंक्रोनस कोड क्या है और सिंक्रोनस कोड क्या है, कॉल बैक क्यू क्या है, इवेंट लूप क्या है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम अच्छे से देखेंगे। तब हमें ये समझ में आ जाएगा ये बाद में क्यों, ये पहले क्यों रन हो रहा है और ये बाद में क्यों रन हो रहा है, जबकि हमने 0 टाइम दिया है। तो मैं इस डिबगर को हटा देता हूँ। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल बहुत ही अच्छे से एकदम इन डेप्थ समझ में आ गया होगा। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। हमें कुछ भी करवाना होता है, अगर अपने कोड को डिले करवाना होता है तो सेट टाइम आउट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और सेट इंटरवल, अगर हमें कुछ एक पर्टिकुलर इंटरवल पे बार बार करवाना है तो सेट इंटरवल का यूज़ करते हैं। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम अभी पढ़ लिए कभी यूज़ नहीं करेंगे। और जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग भी फ्री कोड कैंप के ऊपर चले जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी बोला है कई वीडियोज़ में, लेकिन आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अभी जाइए freecodecamp.org पे। ये सब कुछ फ्री है एकदम, कोई भी एक सिंगल रुपी चार्ज भी नहीं है। यहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलता है जब तुम कंप्लीट करते हो। देखो इसके पहले मैंने बोला था ये CSS वाला करना है आप लोग को, यहाँ पर CSS का है, HTML और CSS दोनों का है। और फिर जब CSS कंप्लीट कर लेना तो ये जावास्क्रिप्ट का करना है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम है यहाँ पे, मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम लिखा है नीचे। ज़्यादातर सब कुछ स्टार्टिंग में बेसिक जावास्क्रिप्ट ही है। ये देखो जावास्क्रिप्ट है, कमेंटिंग, सॉर्टिंग, ये सब कुछ है। एक्सप्लोर डिफरेंसेस बिटवीन लेट की एंड लेट, वार एंड कॉन्स्ट, ये सब कुछ है। तो ये सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर देखते हैं सेट टाइम आउट का है कि नहीं।
सेट टाइम आउट का यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन होगा किसी ना किसी के अंदर होगा। इसमें से इसको एक्सपैंड करेंगे तो हो सकता है इसके अंदर हो, नहीं तो इसके अंदर हो, या इसके अंदर, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है ना हो। तो आप प्रैक्टिस करिए। इसमें जो भी लॉजिकल ऑपरेटर हैं सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। जितना कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ रखा है, एरेज पढ़ रखा है, लूप्स पढ़ रखा है, तो जितना भी हमने पढ़ रखा है, टर्नरी ऑपरेटर भी पढ़ा है, तो इन सब की आप प्रैक्टिस करिए चल के। बाकी आगे चल के हम ES6 जब पढ़ेंगे तो आप ES6 की प्रैक्टिस करिएगा। अभी के लिए जितना भी हमने पढ़ रखा है उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो केवल अगर लेक्चर्स देखेंगे, केवल ऐसे ही देखेंगे तो सब भूल जाएंगे। और प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहिए। प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी जावास्क्रिप्ट में तो हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकें, लेकिन ये हम CSS के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो CSS की प्रैक्टिस करते रहिए बिहाइंड द सीन्स, पीछे पीछे। और ये अभी जब हम लोग डॉम पढ़ लेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके बाद एक्चुअल फन स्टार्ट होगा जावास्क्रिप्ट का। एक्चुअल पावर हमें समझ में आएगी कि जावास्क्रिप्ट कितनी पावरफुल है। हम एकदम से कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, कुछ भी। जैसे सेट टाइम आउट लिखा है, हम चाहें तो इसको क्लिक करके अनुराग कर दें या प्रो कोडर कर दें या कुछ भी कर दें, नहीं तो कलर चेंज कर दें, जैसे क्लिक हो, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जावास्क्रिप्ट। तो वो सब कुछ हम डॉम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें फंडामेंटल्स जावास्क्रिप्ट के जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ जो भी इस वीडियो में मैंने समझाया है अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर ऐसा कोई डाउट है जो कि तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, मान लो तुम्हें कोई एरर आ रही है तुम्हारे प्रोग्राम में, तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। फिर वहां पर तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर कोई भी बड़ा डाउट है, कोई भी बड़ी एरर है, तो उसके स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हो। कोई भी डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी नया क्रिएट करते हो तो उसको भी शेयर कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए काफी एक्साइटेड होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।